सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस क्रम में आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में पीओके का मुद्दा क्या है। पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहा जाता है वो भारत का किस प्रकार से अभिन्न अंग है और कैसे पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, और चाइना इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर किस प्रकार से एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और हम बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच में पाकिस्तान ने अभी षड्यंत्र करते हुए इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना 5वां प्रोविंस बनाने के लिए अपने यहाँ वहाँ पर कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि वहाँ पर चुनाव करवाया जाए। इन सब के पीछे पाकिस्तान की नीति क्या है, चाइना की रणनीति क्या है, चाइना और पाकिस्तान क्या चाहते हैं कि भारत को किस प्रकार से चारों ओर से घेरा जाए, और ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की पूरी कहानी क्या है, आज के एपिसोड में हम इसकी बात करते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हिंदी में कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में हम इंडिया के अंदर गूगल को खोलते हैं तो भारत का नक्शा हमें भारत माता के मुकुट में जम्मू कश्मीर नाम का मुकुट दिखाई देता है। हमारे भारत के ऊपर पगड़ी दिखाई देती है। हमारे भारत का क्राउन है ये जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, जिसको मिलाने के बाद ही भारत भारत बनता है। इसमें एक बहुत बड़ी गंभीर बात है जिसके बारे में हमारे देश के लोगों को कम पता है। अभी देखिए, आपने 2-3 शब्द सुने होंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल और एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको हम बोलते हैं कि ये पाक अधिकृत कश्मीर है, लेकिन ये भारत की जम्मू रियासत का हिस्सा है। अब इस पूरी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अभी हम भारत को जानते हैं, भारत के अंदर 29 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसमें हम अभी बात करें तो थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 महीने पहले कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक संरचना में कुछ प्रशासनिक अहम बदलाव किए गए थे। लेह लद्दाख को लेकर, जम्मू को लेकर और कश्मीर को लेकर कुछ निर्णय भारत सरकार ने किए। उन निर्णयों को चुनौती देने के लिए, उनके लिए बहुत कड़ी प्रतिक्रिया विदेशों के अंदर हुई, पाकिस्तान के अंदर हुई। पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकती, और पाकिस्तान ये बात कहे तो ठीक लगती है। हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग रहे हैं, कुछ ऐसे विपक्ष के दल रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं। मैं याद करता हूँ उस समय को जब धारा 370 के ऊपर बहस चल रही थी संसद में, हमारे इस सरकार के माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी धारा 370 के ऊपर संसद में डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। और जब धारा 370 हटाने की बात की, वहाँ के प्रशासन के अंदर आवश्यक फेरबदल की, लेह लद्दाख को लेकर, जम्मू को लेकर, कश्मीर को लेकर बात की, तो हमारे देश के प्रमुख विपक्षी दल के एक नेता ने खड़े होकर ये कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में हम कैसे निर्णय ले सकते हैं, ये तो यूएन का मामला है। तो हमारे होम मिनिस्टर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, ये किसी यूएन का या संयुक्त राष्ट्र संघ का या किसी विदेश का मामला नहीं है। उसके आगे एक बात और कही गई, जब किसी ने सवाल उठाया कि पीओके के बारे में क्या है, तो हमारे होम मिनिस्टर ने भारत की संसद में सबसे पहले चिंगाड़ कर ये कहा, बहुत मजबूती के साथ ये कहा कि जब हम जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं तो उस जम्मू और कश्मीर में पूरा पीओके शामिल है। वो पीओके हमारा है जिसके ऊपर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और आगे वो जो लाइन कहते हैं, वो लाइन हम सब राष्ट्रभक्तों को याद करनी चाहिए। वो कहते हैं कि इसके लिए यदि हमें जान देनी पड़े तो हम इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। ये हमारा इतना अभिन्न अंग है, इतना अभिन्न हिस्सा है। अभी देखिए, मैं आपको इतिहास में लेकर जाता हूँ। हम बात करते हैं 1947 की। 1947 में अप्रैल, मई, जून तक ये तय हो गया था 1946 के लास्ट में कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अंग्रेज़ों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी। अंग्रेज जीतने को जीते थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, लेकिन वो जीत भी हार की तरह थी। अंग्रेज ब्रिटेन
पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था और उसकी स्थिति नहीं बची थी कि वो भारत को गुलाम बनाकर रखे। और इसमें एक बड़ी घटना हुई थी कि अंग्रेज भारत को गुलाम बनाकर रखते थे भारत की आर्मी की बदौलत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो उस आज़ाद हिंद फौज ने जो बर्मा के मोर्चे पर, इम्फाल के मोर्चे पर, कोहिमा के मोर्चे पर जो लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई से एक बड़ा काम हुआ। वो बड़ा काम क्या हुआ कि भारत के अंदर नेवी ने विद्रोह कर दिया। उस समय भारत और पाकिस्तान एक होता था, तो कराची की बंदरगाह के ऊपर, मुंबई की बंदरगाह के ऊपर हमारे नौसैनिकों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, हमारे भारत की सेना ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज़ों ने देख लिया कि हम भारत के अंदर ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे हैं, हम यहाँ पर और लंबा शासन नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उस समय भारत के अंदर लगभग 563 रियासतें थीं। उन रियासतों को, उन राजाओं को भारत सरकार ने कहा कि आप चाहें तो स्वतंत्र हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान की ओर जा सकते हैं, आप चाहें तो भारत के अंदर रह सकते हैं। ये निर्णय अंग्रेज़ों ने भारत के लिए, पाकिस्तान तो उस समय बना नहीं था, तो भारत के लिए राजाओं को ये मौका दिया कि आपका जो मन करे वो निर्णय आप ले सकते हैं। अब आगे हम बात करें तो इस निर्णय में कुछ रियासत जो पाकिस्तान के हिस्से में थी, जो सिंध के एरिया में थी, जो बलूचिस्तान के इलाके में थी, जो पख्तून के इलाके में थी और जो पंजाब के इलाके में थी। भारत का जो पंजाब है उससे भी बड़ा इलाका है पाकिस्तान के पंजाब के पास। तो उस इलाके में जो रियासतें थी, जो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम इसको पाकिस्तान बनाएंगे और बाकी रियासतों ने समझौता किया कि वो भारत के हिस्से में रहना चाहेंगे, भारत के अंतर्गत रहना चाहेंगे। तो हम रियासतों के बारे में, सिक्किम के बारे में वो बातचीत फिर कभी हम करेंगे कि हमारे सरदार पटेल ने किस प्रकार से अपनी लौह पुरुष जो थे, उन्होंने अपने किस प्रकार से मजबूती का परिचय दिया और भारत को एक किया था। तो उस समय इस पीओके के, इस भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसी रियासतें थीं, हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत, भोपाल की रियासत और एक रियासत थी जम्मू की, जम्मू और कश्मीर जिसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा था। उस जम्मू की रियासत में आज का पूरा लेह लद्दाख होता था। वो अक्साई चीन का 32,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 1962 में कब्जा कर लिया, वो होता था। आज का पूरा श्रीनगर कश्मीर की वैल्यू होती थी, पूरा जम्मू होता था। और इसके साथ साथ अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देखिए 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसको पीओके कहा जाता है, जिसको मुजफ्फराबाद कहा जाता है, एक हिस्सा गिलगित का और एक हिस्सा बाल्टिस्तान का। इन सारे हिस्सों को जम्मू की रियासत में माना जाता था। महाराजा हरि सिंह जिसके राजा होते थे, तो महाराजा हरि सिंह ने पहले ये घोषणा की कि मैं तो ना पाकिस्तान में जाऊंगा ना मैं भारत में जाऊंगा। अब हुआ क्या, जब महाराजा हरि सिंह ने निर्णय किया कि मैं अपना एक स्वतंत्र रियासत बनाऊंगा, एक अलग से अपना कंट्री बनाऊंगा। अब महाराजा हरि सिंह के पास कोई बहुत अच्छी सेना नहीं है, बहुत बड़ी। तो 1947 में जब वो ये निर्णय करते हैं तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह के बाद पाकिस्तान की सेना कबीलाइयों के वेश में, पख्तूनों के वेश में, आतंकवादियों, उग्रवादियों के वेश में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी लड़ाकों के साथ वहाँ के कबीलाई लोग वो हमला कर देते हैं जम्मू और कश्मीर रियासत के ऊपर। हमला करते करते वो गिलगित के क्षेत्र को क्रॉस कर लेते हैं, बाल्टिस्तान को क्रॉस कर लेते हैं, मुजफ्फराबाद को क्रॉस कर लेते हैं और इन सारे इलाके को क्रॉस करते करते वो श्रीनगर तक पहुंच जाते हैं। अब जब वो श्रीनगर तक आ जाते हैं, श्रीनगर के एयरपोर्ट को घेर लेते हैं। अब महाराजा हरि सिंह की सेना एक दिन तक तो दिखावे के लिए लड़ाई लड़ती है, लेकिन उस सेना के पास हथियार नहीं है, लड़ने का युद्ध मोर्चा नहीं है, सेना की शक्ति नहीं है। तो अब महाराजा हरि सिंह के पैर उखड़ जाते हैं, वो चिंता में आ जाते हैं कि ऐसे तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक आ जाएगी और पूरे जम्मू के ऊपर कब्जा कर लेगी। तो वो भारत की सरकार को गुहार लगाते हैं। उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और होम मिनिस्टर होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब वो गुहार लगाते हैं तो सरदार पटेल को कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए। अब सरदार पटेल कहते हैं कि हम आपकी रक्षा क्यों करें, आप तो भारत का हिस्सा नहीं है, आप तो फ्री स्टेट हैं। तो फिर जब वो कहते हैं कि आप हमारी सहायता कैसे करेंगे, तो सरदार पटेल कहते हैं कि पहले आप अपनी रियासत को भारत के अंदर शामिल करो, उन पेपर्स के ऊपर हस्ताक्षर करो, और जब आप भारत का हिस्सा बन जाओगे तो भारत की सेना आपके लिए लड़ेगी, आपकी सीमाओं की रक्षा करेगी। अब महाराजा हरि सिंह जम्मू और कश्मीर रियासत का विलय भारत के अंदर कर देते हैं। उसके बाद भारत की सेना और भारत की एयरफोर्स उन कबीलाइयों से लड़ने के लिए जाती है। सबसे पहले भारत की एयरफोर्स श्रीनगर के एयरबेस को बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि उस समय श्रीनगर का रास्ता केवल एक ही होता है, तो वहाँ पर भयंकर भिंडत होती है। अब भारत की सेना टक्कर लेती है, कबीलाइयों को मार मार कर पीछे धकेलती जाती है और श्रीनगर से धकेल कर
आज जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जैसे हम बात करें तो श्रीनगर से पीछे जो उरी सेक्टर है उसके आगे तक, कारगिल के पीछे तक, वहाँ तक वो पाकिस्तानी सेना को धकेल देती है। अब होता क्या है, इसके बीच में सरदार पटेल उसको पूरा गिलगित बाल्टिस्तान तक, जो पूरा जम्मू की रियासत का इलाका है, वहाँ तक धकेलना चाहते हैं। उसके बीच में नेहरू जी बिना सरदार पटेल से पूछे इस मुद्दे को यूएन में ले जाते हैं और रेडियो से घोषणा कर देते हैं। हमारी भारत की सेना को रुकना पड़ता है। भारत की सेना के कमांडर कहते हैं कि हमें 1 दिन का समय और दे दीजिए, 2 दिन का समय दे दीजिए, हम पूरी जम्मू रियासत की जो हमारी एक्चुअल भारत की सीमाएं हैं वहाँ तक हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी घोषणा कर देते हैं, युद्ध विराम घोषित कर दिया जाता है और लाइन ऑफ कंट्रोल, उस समय जो स्थिति होती है भारत की सेनाओं की, भारत की ओर से उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। उस स्थिति के पीछे जो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद का एरिया है, जो पाकिस्तान है भारत का, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लड़ाके वहाँ पर हैं, वहाँ पर युद्ध विराम होने से वो वहीं पर जम जाते हैं। और ये जो बड़ा इलाका है गिलगित का, बाल्टिस्तान का, मुजफ्फराबाद का, इसके ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है। ये इलाका भारत का है, इसलिए इसको आज भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। अब ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसा है, इसकी मैं आगे बात करूं तो आपको हैरानी होगी। अपना पूरा भारत, अपने पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर। इस 32 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच में अगर मैं बात करूं तो लगभग पीओके के अंदर 70,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है गिलगित और बाल्टिस्तान का। ये जो मुजफ्फराबाद का क्षेत्र है, इस मुजफ्फराबाद का एरिया है 13,000 वर्ग किलोमीटर का। और ऐसे ही गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और अक्साई चीन के बीच में एक इलाका है सियाचिन ग्लेशियर के बाद, जिसका रणनीतिक महत्व तो बहुत है क्योंकि यहाँ पर कई देशों की सीमाएं लगती हैं। वो इलाका है सक्सगम का। वो सक्सगम की जो घाटी है 6,000 वर्ग किलोमीटर, तो 13,000, 6,000 और 70,000, ये तीनों मिला दिया जाए तो ये बनता है 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। इन सारे इलाके के ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है। एक हिस्सा 6,000 वर्ग किलोमीटर का सक्सगम की जो घाटी है, वो इलाका पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट करके दे दिया। तो इस पीओके के अंदर इतने हिस्से के ऊपर पाकिस्तान की सेना रह जाती है। भारत की सेना जो आज का लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो कारगिल के पास से शुरू होता है और इधर उरी सेक्टर के होते हुए श्रीनगर, कश्मीर से लेकर जम्मू तक मिलता है, तो यहाँ पर पाकिस्तान की सेना का कब्जा है। तो ये पूरा पीओके के है। अब आगे हम बात करते हैं तो इस पीओके के बारे में। अब पाकिस्तान क्या मुद्दा बनाता है? पाकिस्तान मुद्दा बनाता है कि कश्मीर तो विवादित क्षेत्र है, कश्मीर तो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, कश्मीर के लोग तो पाकिस्तान के अंदर मिलना चाहते हैं, वो तो पाकिस्तान को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं। ये फेक प्रोपोगेंडा लगातार पाकिस्तान की सरकार करती है। जितने इंटरनेशनल फोरम हैं, जितने इंटरनेशनल मंच हैं, उनके ऊपर पाकिस्तान की सरकार इसका मुद्दा उठाती है, इस मुद्दे को उठाती है, बार बार चिल्लाती है, चीखती है। वो भारतीय सेना के ऊपर आरोप लगाती है कि भारत की सेना तो कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मानवाधिकार का हनन कर रही है, वो तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, वो तो वहाँ पर ज़बरदस्ती लाठी चार्ज करती है, गोली मारती है, घर से किसी के अंदर भी घुसकर उठा लेती है। एक्चुअल स्थिति क्या है? एक्चुअल स्थिति उल्टी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। महाराजा हरि सिंह और वहाँ के पूरे लोग अपनी स्वेच्छा से भारत में मिले थे। भारतीय सेना दुनिया की सबसे अनुशासित सेना है। भारत की सेना वहाँ पर कोई दुर्व्यवहार नहीं करती, भारत की सेना वहाँ पर किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करती। भारत की सेना वहाँ पर किसी को पकड़ती है, किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो भारत के कानून के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। होता उल्टा है, भारत की सेना के पास AK-47 है, लेकिन वहाँ के आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को पाकिस्तान इतना धन मुहैया करवाता है कि AK-47 वाले हमारे जवानों के ऊपर भी ये पाकिस्तान के पत्थरबाज, अलगाववादी, आतंकवादी, उग्रवादी, ये हमारी सेना के ऊपर भी पत्थर बरसाने का काम करते हैं। आतंकवादी भेजने का काम पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान बार बार सीमाओं का उल्लंघन करता है, बार बार, रोज। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 1 साल में कम से कम 1000 से 1500 बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर सीमा के ऊपर गोलीबारी होती है, भिड़ंत होती है, रॉकेट लॉन्चर दागे जाते हैं, बदमाशी लगातार पाकिस्तान करता रहता है और इन सारी चीज़ों के बीच में आरोप भी भारत के ऊपर लगाता है। अभी देखिए, अब तक भारत की स्थिति क्या रही? भारत की स्थिति, भारत हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा। भारत ने 1974 में परमाणु बम का विस्फोट किया, 1999 में किया, लेकिन भारत ने पॉलिसी क्या बना दी कि हम कभी भी परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेंगे।
पाकिस्तान ने चोरी से, ब्लैक मार्केट से पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया। अब पाकिस्तान क्या कहता है कि जब भी कोई बात होती है तो वो धमकी देता है, वो बार बार कहता है कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे। और भारत के अंदर इन आज़ादी के 70 सालों में अधिकतर जो नेतृत्व हुआ, कुछ ऐसे पराक्रमशाली, हम प्रधानमंत्रियों की बात छोड़ दें, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने कुछ वीरता के पराक्रम के काम किए हैं, बाकी समय तो भारत की सरकार बहुत दब्बू नीति अपनाती रही, बहुत डिफेंसिव मोड में खेलती रही। छत्रपति शिवाजी को भुला दिया, महाराणा प्रताप को भुला दिया, बैकफुट के ऊपर खेलती रही। हर बार पाकिस्तान मुद्दा बनाता था, लेकिन पीओके के ऊपर हमने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, उसको कभी मुद्दा नहीं बनाया। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा इतिहास में। 1965 का युद्ध हुआ, भारत जीता, ताशकंद का समझौता हुआ, हम पीओके को वापस नहीं ले पाए। 1971 का युद्ध हुआ, 93,000 सैनिक हमारे पास थे, लेकिन हम पीओके को वापस नहीं ले पाए। समझौते की टेबल पर हम हार गए। भारत की सेना जीती, भारत की नेवी जीती, भारत की एयरफोर्स जीती, भारत के सैनिकों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया, लेकिन समझौते की टेबल पर शिमला में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए और जब भारत के प्रधानमंत्री आए, पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे बेनजीर भुट्टो के पिता जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत में हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। तो समझौते की टेबल पर इंदिरा गांधी के अंदर डीएनए भारतीय था, उनके अंदर कुटिलता थी। इंदिरा गांधी ने सोचा कि मैं एक ऑप्शन देती हूं कि आपको जीती हुई ज़मीन चाहिए, वापस चाहिए, या अपने 93,000 सैनिक। इंदिरा गांधी ने सोचा था कि कोई भी व्यक्ति होगा तो वो अपने सैनिकों को वापस मांगेगा, ज़मीन को नहीं मांगेगा। जुल्फिकार अली भुट्टो इतने कुटिल थे, इतने मंजे हुए खिलाड़ी थे, मैं उनको कहूँ उनके शब्दों में, तो उन्होंने सैनिकों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें अपने सैनिक नहीं चाहिए, वो आप रख लीजिए, हमें भूमि वापस लौटा दीजिए। तो वो भूमि भी लौटानी पड़ी और सैनिक भी लौटाने पड़े। तो इन दोनों युद्धों में हम ये पीओके वापस नहीं ले पाए। इन युद्धों के बाद हमने देखा 1999 का युद्ध, कारगिल के अंदर घुसपैठ करते हुए पाकिस्तान की सेना कबालियों के वेश में फिर से बैठ जाती है, फिर से वो हमारे सैनिकों को मारती है, वहाँ पर लीडिंग पोजीशन में बैठ जाती है। भारतीय सेना अपने पराक्रम के साथ विजय करती है। तो ये पीओके वो इलाका है जो लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर का है। भारत का इलाका कितना है? 32 लाख वर्ग किलोमीटर का पीओके माने, और इसमें अगर अक्साई चीन भी मिला दिया जाए तो 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा भारत। तो इस भारत का लगभग आप मान लीजिए 4 से 5% हिस्सा, हम यदि बात करें तो भारत के एक बड़े से बड़ा जो स्टेट है उसके बराबर। दुनिया के अंदर देशों की मैं बात करूं तो दुनिया के अंदर 90 ऐसे देश हैं जिनका साइज इस पीओके से छोटा है, जिनका एरिया पीओके से छोटा है। तो ये पीओके हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। लेकिन भारत की सेना ने, भारत की सरकारों ने इस पीओके के ऊपर कभी पराक्रम दिखाकर इसको वापस लेने की बात नहीं की। अभी एक अच्छी घटना हुई है, वो अच्छी घटना क्या हुई है कि अब भारत की सरकार ने पिछले हफ्ते ये निर्णय लिया कि हमारे जो वेदर डिपार्टमेंट है, हमारा जो मौसम विभाग है, वो मौसम विभाग जो जम्मू सेक्टर को देखता है, जो कश्मीर सेक्टर को देखता है, जो पहले केवल जम्मू का, श्रीनगर का, लेह लद्दाख का टेम्परेचर दिखाता था, उसने शामिल किया है कि अब वो गिलगित का, बाल्टिस्तान का और मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर दिखाएगा। और ये टेम्परेचर दिखाना केवल टेम्परेचर दिखाना नहीं है, ये टेम्परेचर दिखाने का मतलब है कि ये हिस्सा भारत का है और भारत स्ट्रोंगली इसके ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करता है, ये हिस्सा भारत लेकर रहेगा। अब भारत ने केवल टेम्परेचर दिखाना शुरू किया था, पाकिस्तान को पेट में दर्द हो गया। अब पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है, गिलगित और बाल्टिस्तान को तो एक तरीके से अपना 5th प्रोविंस बनाया हुआ है। गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में पीओके के नाम से दिखाने के लिए वहाँ पर एक डम्मी फ्री सरकार बनाई हुई है, ताकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर वो दिखा सके कि देखिए जम्मू कश्मीर के लोग तो आज़ादी चाहते हैं, पीओके के अंदर तो संसद बनी हुई है, यहाँ का प्रधानमंत्री अलग है, यहाँ का राष्ट्रपति अलग है, जनता ने उसको चुना है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि पीओके के अंदर जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति, जो संसद बनाई हुई है, जो सरकार वहाँ पर बनाई हुई है, वो पाकिस्तान की कठपुतली है, वो पाकिस्तान के इशारों पर नाचने वाली है। वहाँ पर जो असेंबली है वो पाकिस्तान की डम्मी असेंबली है, जो पाकिस्तान की फौज संचालित करती है, पाकिस्तान की आईएसआई संचालित करती है। वहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो केवल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाला हो रहा है। वहाँ पर मानवाधिकारों का पूरा उल्लंघन हो रहा है। वहाँ पर हम यदि बात करें तो वहाँ पर देखिए
गिलगित बाल्टिस्तान क्या है? गिलगित बाल्टिस्तान जिसकी आबादी लगभग 18 लाख की है, और ये जो मुजफ्फराबाद है इसकी आबादी कितनी है? इसकी लगभग 10 लाख की आबादी है। ये जो गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी की बात करें तो 1947 में ये आबादी इसका 30 से 40% थी। 1947 के बाद यहाँ की डेमोग्राफी को बदलने के लिए पाकिस्तान ने क्या षड्यंत्र किया? पाकिस्तान ने यहाँ सिंध से और पंजाब से सुन्नी मुसलमानों को लाकर यहाँ पर बसा दिया। देखिए, गिलगित बाल्टिस्तान में जो आबादी है वो 80% आबादी किसकी थी? शिया लोगों की थी। और वो सारे गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के लोग चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। क्यों बने? क्योंकि यदि वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं तो पाकिस्तान ने वहाँ पर स्कूल नहीं खोले हुए, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो गर्व कर सकें। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचे है, तो उनकी बार बार इच्छा होती है कि हम भारत के अंदर मिल जाएं। वो गुहार लगाते हैं, वो आंदोलन करते हैं, वो प्रदर्शन करते हैं, और पाकिस्तानी आर्मी वहाँ पर उनको कुचलने के काम में लगी रहती है, उनको दबाने के काम में लगी रहती है। और हम भारत की सरकार इतनी दब्बू रही है, मैं यूँ कहूँ कि उनकी विदेश नीति इतनी फ्लॉप रही है कि वो इंटरनेशनल मंचों के ऊपर कभी भी पीओके का मुद्दा नहीं उठाते, पीओके के बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तान उल्टा हमारे जम्मू और कश्मीर हमारे हिस्से के ऊपर बात करता है। हम जो हमारा हिस्सा ऑफिशियली है, हम उससे उसको खाली करवाने की बात नहीं करते। आप कल्पना कीजिए, किसी के पास 10 कमरों का एक मकान है, उस 10 कमरों के मकान में एक बार पड़ोसी ज़बरदस्ती घुस आता है, आपका ध्यान किसी और है, 4 कमरों के ऊपर कब्जा कर लेता है, 2 कमरे आपने खाली करवा लिए, 2 कमरों के अंदर वो बैठा रहता है, और फिर वो आपसे वो 2 कमरे आपके वाले और मांगता है, और आप अपने 2 कमरों की बात भी नहीं करते। तो इससे अधिक विडंबना क्या हो सकती है? तो भारत के अंदर ये रहा कि भारत के नेतृत्व ने कभी पीओके की बात नहीं की, गिलगित बाल्टिस्तान की बात नहीं की, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की बात नहीं की। और पाकिस्तान अपना सारा फोकस क्या रखता है कि हम भारत के अंदर आतंकवादी भेजें, भारत के विमान का अपहरण करें, भारत की संसद के ऊपर हमला करवाएं, भारत के अंदर मुंबई में 26/11 का हमला करें। तो पाकिस्तान ये षड्यंत्र करता रहता। भारत ने अपनी नीति को बदला है। भारत ने स्ट्रांगली कहा है कि वे पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान और ये पीओके हमारा हिस्सा है, हम इसको लेकर रहेंगे। 1994 में एक अच्छा काम हुआ। उस समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। तो नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय सबसे पहले नरसिम्हा राव जी ने संसद के दोनों सदनों में, लोअर हाउस और अपर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बिल पास किया कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और भारत इसको वापस लेकर रहेगा। ये अलग बात है कि 1994 के बाद जो सरकारें आईं उनके अंदर इतना पुरुषार्थ नहीं था, इतना पराक्रम नहीं था कि उन्होंने प्रस्ताव तो पारित किया संसद में, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत की संसद के ऊपर हमला हुआ, उस समय हमारे पास अवसर था, हम अपनी सेनाओं को एक ऑर्डर देते, और हमारी सेनाओं के लिए ये पीओके को अपने कब्जे में करना केवल 2 दिन का काम है। अभी थोड़े दिन पहले भारत के रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, श्री वेंकटा नायडू ने कहा कि पाकिस्तान से अब कोई बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं होगी, पाकिस्तान से कोई बात होगी तो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर नहीं होगी, पाकिस्तान से अब बात होगी तो पीओके के मुद्दे पर होगी कि हमारा ये पीओके आप कब खाली करने वाले हैं, हमारे जिन 2 कमरों के ऊपर आपने कब्जा जमाया हुआ है ये आप कब हमें खाली करके देने वाले हैं, इसके ऊपर बात होने वाली है। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने एक बयान जारी किया है। वो बयान क्या जारी किया है कि भारत की अभी तक नीति रही है कि वो परमाणु बम का पहले प्रयोग नहीं करेगा। ये हमारी परमाणु न्यूक्लियर पॉलिसी रही है, लेकिन अब भारत के रक्षा मंत्री ने इसके आगे एक लाइन जोड़ दी है। वो कहा है कि हम अपनी इस नीति के ऊपर पुनर्विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम करेंगे, और केवल इतना भर करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है। जैसे ही भारत की सरकार ने गिलगित के अंदर, बाल्टिस्तान के अंदर और मुजफ्फराबाद का टेम्परेचर अपने रिकॉर्ड में दिखाना शुरू किया, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हो गया। वो पाकिस्तान बार बार से बिलबिलाने लगा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी गिलगित और बाल्टिस्तान की असेंबली में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान का हिस्सा हम बनाने वाले हैं। देखिए, अभी वर्तमान में पाकिस्तान के 4 बड़े प्रोविंसेस हैं। कौन कौन से? एक सिंध है, एक पंजाब है, एक बलूचिस्तान है, एक खैबर पख्तून है। खैबर पख्तून, बलूचिस्तान
जिसकी सीमाएं लगती हैं, हम बात करें तो ईरान के साथ लगती हैं, अफगानिस्तान के साथ लगती हैं, और जो दूसरे प्रांत हैं सिंध और पंजाब, इसकी हम बात करें तो इसकी सीमाएं हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के साथ, हमारे भारत के अंदर राजस्थान के अंदर जो बॉर्डर है, हमारा जो पंजाब है, इसके साथ लगती हैं। तो ये पाकिस्तान के 4 प्रांत हैं। तो पाकिस्तान अब क्या चाहता है, ये जो गिलगित और बाल्टिस्तान का इलाका है, इसके अंदर भी वो कब्जा करके इसको अपना 5th प्रोविंसेस बना ले, ताकि भारत का कब्जा इसके ऊपर से खत्म हो जाए। देखिए 70 सालों से एक पड़ोसी बदमाश गुंडा दुश्मन हमारे घर के अंदर घुसा हुआ बैठा है, और हम उससे वो घर के 2 कमरे खाली करवाने की बात नहीं करते, बल्कि उल्टा वो क्या कहता है कि हम आपके 2-3 कमरों के ऊपर और कब्जा करेंगे, वो हमारे हैं। तो ये गहरी नपुंसकता की बात है। इस नपुंसकता को तोड़ने का, इस नींद से जागने का काम भारत की सरकार ने किया है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बार बार कह चुके हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसके ऊपर तत्काल भारत को कब्जा करना चाहिए, वापिस लेना चाहिए। और पूज्य स्वामी जी महाराज एक बात और कहते हैं, कल के एपिसोड में हम उसकी बात करते हैं कि पाकिस्तान के भारत को 4 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के सामने एक आतंकवादी देश ना रहे। कल की कड़ी में हम इसके बारे में बातचीत करते हैं। राष्ट्र गौरव के आज के विषय में हमने और आपने बात की भारत और पाकिस्तान के बीच में नेपाल का मुद्दा क्या है, किस प्रकार से हमारा पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और कैसे ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने उसके ऊपर कब्जा जमाया हुआ है, और हम कैसे उसको वापस ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव और राष्ट्र जागरण के इस अभियान में आप रोज इस कार्यक्रम को देखते रहिए, दूसरे भाइयों और बहनों को भी प्रेरित कीजिए कि वो इस कार्यक्रम को देखें। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप वैदिक चैनल टाटा के ऊपर, एयरटेल के ऊपर लगा सकते हैं। टाटा एयरटेल की डिश के ऊपर आपको कोई असुविधा है तो आप वहां से कॉल करके कस्टमर केयर से इसके बारे में पूछ सकते हैं। आस्था की एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर आपको राष्ट्र गौरव के, संगठन शक्ति के और वेद दर्शन उपनिषद के दूसरे सारे एपिसोड आपको वहां से मिलने वाले हैं। उनको डाउनलोड करके खुद देखिए, और इस एप्लीकेशन का लिंक, इस वीडियो का लिंक दूसरे युवाओं के बीच में सर्कुलेट कीजिए, ताकि सबके बीच में भारत का स्वाभिमान जगे, राष्ट्र का जागरण हो और राष्ट्र गौरव का भाव आए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।